नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, देश की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर कुछ ट्रेंडिंग है तो वो है अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस। विपक्ष पर सरकार को अविश्वास है तो सरकार पर भी विपक्ष को अविश्वास है, लेकिन यही अविश्वास विपक्ष में भी देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव और अब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पर अविश्वास होने लगा है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। तो वहीं पर लालू यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर ममता खेमे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं राज्यसभा के अंदर सभापति जगदीप धनखड़ पर इंडिया गठबंधन को अविश्वास है, लिहाजा वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। तो आज इन्हीं तमाम अविश्वासों के मुद्दों पर करेंगे बहस। और बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ अब गठबंधन नहीं होगा। इससे पहले हालांकि कांग्रेस भी ये साफ कर चुकी है। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टूटने के कगार पर पहुंच गया इंडिया गठबंधन। और अडानी के मुद्दे पर क्या अब कांग्रेस अकेले पड़ने लगी है, ये सवाल भी उठता है। इसके अलावा बहस इसलिए भी होनी चाहिए कि क्या लालू ममता को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये छोटी सी रिपोर्ट। चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ खड़ा रहते हो। किरण रिजिजू कह रहे हैं ये किसान का अपमान। ये कैसे किसान का अपमान है? कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पक्षपात न करें। इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। जिस तरह से ये चल रही व्यवस्था, उसमें हमें लगता नहीं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चर्चा के लिए स्वीकृत भी होगा। ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। सुना आपने, देखिए रिपोर्ट। आज की डिबेट में हमेशा की तरह हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे। अनुमा आचार्य हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। मलूक नागर हैं, आरएलडी के महासचिव हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी हमारे साथ जुड़े हैं। अब सबसे पहले अनुमा आचार्य, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ इस डिबेट की कि अभी रामकृपाल जी और मैं डिबेट शुरू होने से पहले यही बात कर रहे थे, तो रामकृपाल जी बड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे कि कांग्रेस का अपना कुनबा जो है वो बिखरा हुआ है और कांग्रेस अपनी स्थिति को छोड़ करके जग भर की स्थिति पर विलाप कर रही है। किस तरीके के आप लोग बैग छपवा रहे हैं, टी शर्ट, देश को मत बिकने दो, ऑलरेडी चौकीदार चोर है फेल हो चुका है, फिर अविश्वास एक सिलसिला। अभी तमाम सारी गठबंधन की पार्टियों को कांग्रेस पर अविश्वास है और आप चले हैं सभापति पर अविश्वास जताने के लिए। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है अनुमा जी? नमस्कार अनुराग जी, और आपके सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। फौज में आने से पहले मैं पत्रकार बनने का सपना देखती थी और इसलिए मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी एमफिल बायोकेमिस्ट्री करने के बाद किया। लेकिन बहुत अच्छा हो कि नहीं गई मैं उस लाइन में,
क्योंकि विलाप जैसे शब्दों का गलत जगह पर इस्तेमाल करना कम से कम मेरे उसमें नहीं था, और मैं बहुत खुश हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि कांग्रेस की जो आज धुरी है, कांग्रेस जिस धुरी पर है उसके साथ ही इंडिया गठबंधन साथ है। लोग बाग कुछ भी कहते रहे, लेकिन कांग्रेस के कारण ही सब इकट्ठा हैं। और लोकसभा के पहले बहुत साफ ये बात थी कि लोकसभा चुनावों के लिए हम साथ हैं, हम संसद में भी साथ हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा था कि विधानसभा चुनावों में हम साथ होंगे। ये कहा नहीं गया था। अगर आप याद करेंगे पुरानी बातें, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब भी इस बात पर बहस हुई थी और बार बार इसे कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन जो है अलग अलग रास्ते जा रहा है। ऐसा है कि जिस चीज का बुनियाद ही इस बात पर था कि हम लोकसभा 2024 के लिए साथ में हैं, संसद में साथ में हैं, उसी बात पर रहना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, आप बताइए क्या आप ये मानते हैं कि भारत अडानी है? क्या भारत या इंडिया अडानी तो नहीं है ना? तो एक अडानी के मुद्दे पर अगर पूरे विश्व में हमारे ऊपर शर्मनाक बातें कही जा रही हैं, जैसे क्या क्या कहा गया विश्व में? मैं कीनिया की बात विश्व में क्या क्या कहा गया अनुमा जी? संसद में कीनिया की संसद में जब अडानी के साथ अनुबंध तोड़ा गया तो आपने सबने देखा है, मत कहिएगा कि नहीं देखा। किस तरह से चीयरिंग हुई थी। अच्छा, जैसे अडानी देश नहीं है वैसे कीनिया दुनिया नहीं है। आपने कहा दुनिया भर में, तो कीनिया के अलावा बताइए। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द किया। उसके अलावा आप देख रहे हैं अमेरिका में जिस तरह से अडानी ग्रुप के ऊपर, और आपकी सहयोगी पार्टियां आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने वाली हैं उसके बारे में भी तो कुछ सोच लीजिए। सुनिए ना अनुराग जी, वहां तक तो ठीक था कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को इतना ज्यादा बचाने की कोशिश करती, लेकिन अनुराग मुस्कान क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं परेशान आपकी स्थिति को देख करके हूं। मुझे पता था आप मेरे ऊपर आएंगी। आपको बड़ा अफसोस है कि आप जर्नलिज्म करने के बाद भी, मास कॉम करने के बाद भी पत्रकार नहीं बनी। कांग्रेस जितने राज्यों में नहीं है, फिल्म सिटी में उससे ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी जितने नहीं है, उससे ज्यादा इस देश के अंदर पत्रकार हैं। आपने बहुत बड़ा मौका खो दिया अनुमा जी। सुनिए, मैं फौज में गई, कोई मौका नहीं खोया। मैं फौज में गई और मैं इसलिए भी पत्रकारिता में नहीं गई कि मेरे माँ बाप दोनों को मैंने खो दिया था और उसके बाद मुझे अपने परिवार की दाल रोटी भी चलानी थी और फिर मेरा फौज में सिलेक्शन हो गया। उसको बात को अलग रखते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भला हुआ, क्योंकि मैं जिस पत्रकार के पेशे का इतना सम्मान आज भी करती हूँ, अगर आज वो करना चाहिए अनुमा जी। मैं तो कह रहा हूँ आप पत्रकार होती तो बैलेंस्ड बात करती, किसी एक पार्टी की प्रवक्ताई नहीं करती, किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेती। अगर आप पत्रकार होती तो अनबायस्ड होकर के पत्रकारिता कर रही होती, अपना पेशा कर रही होती, जॉब कर रही होती। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात मुझसे कह रहे हैं? नहीं, मैं अनुराग मुस्कान होने की हैसियत से ये बात कह रहा हूं। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है अनुमा जी। मैं पत्रकारिता करने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना गया हूं ना जाऊंगा। मैं पत्रकारिता करने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनूंगा, ना हिस्सा बनूंगा। ये मैं ऐलान कर रहा हूं। आपकी तरह मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनूंगा। देश के लोकतंत्र के लिए मैं कुछ भी करूंगी और जो लोकतंत्र के लिए, जो संविधान के साथ होगा, जो लोकतंत्र के साथ होगा, वो सब करूंगी, लेकिन किसी विज्ञापन दाता के साथ कभी नहीं जाऊंगी, ये समझ लीजिएगा। खैर, आप व्यक्तिगत बार बार हो रहे हैं। मैंने सिर्फ एक बार ये कहा था पत्रकारिता के बारे में और आपसे दोबारा कहती हूँ कि अगर आप कहते हैं कीनिया विश्व नहीं है, अमेरिका विश्व नहीं है, ऑस्ट्रेलिया विश्व नहीं है, फ्रांस विश्व नहीं है, आप कहना क्या चाहते हैं? आप अडानी के साथ इतना ज्यादा खड़े हैं कि संसद में तो बीजेपी। मैं राम कृपाल जी के साथ खड़ा हूं, अडानी के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं राम कृपाल जी के साथ खड़ा हूं अनुमा जी, अडानी के साथ नहीं खड़ा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं राम कृपाल जी के साथ खड़ा होना बेहतर समझता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे, बहुत सीनियर हैं वो। आप अलग हो गई हमारे खेमे से, लेकिन हम साथ खड़े हुए हैं। आप मास कॉम करके भी पत्रकारिता में नहीं आए, लेकिन हम खड़े हुए हैं साथ में। आप खड़े तो हुए हैं, लेकिन अडानी की तरफ खड़े हुए। नहीं, राम कृपाल जी की तरफ खड़ा हुआ हूं मैं। आप अपने चश्मे से देख रही हैं, आपको सब अडानी नजर आ रहे हैं। खैर, आपके सवाल में जफर इस्लाम साहब से पूछ लेता हूं। सवाल पूछने में मैंने कभी किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लिया, सबसे सवाल पूछे और इसीलिए मैं जाना भी जाता हूं। जफर इस्लाम साहब, क्या अडानी देश है? क्या अडानी हिंदुस्तान है? कांग्रेस का सवाल है। देखिए, ना तो हमने कभी कहा ऐसी बात,
ना तो कभी ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या लीडर हो इस तरह की बात करे। लेकिन जब निजी तौर पे किसी एक पार्टी का ये मंसूबा बन जाता है कि देश में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में पैर फैला रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उनके दिलों में कहीं ना कहीं रंजिश है, इसलिए उस तरह की बातें कर रहे। आज देखिए, अडानी जी का सिर्फ हिंदुस्तान में बिजनेस तो नहीं है, पूरी दुनिया में बिजनेस है, पूरी दुनिया में फाइनेंसिंग है। मैं बैंकिंग सेक्टर से आता हूं, मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया अगर उनको सपोर्ट फाइनेंसिंग ग्लोबल बैंक सपोर्ट ना करे, ग्लोबल इक्विटी, अरे उसी दुनिया के कुछ देशों के नाम गिनाए हैं हनुमा जी ने जहां अडानी जी संदिग्ध हो गए हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं सुन लिया, मैं बीच में टोका नहीं, मैं सब बात पे आ जाऊंगा मुस्कान जी। अगर वो फाइनेंशियल कमिटमेंट सपोर्ट अगर नहीं हो तो अडानी जी नहीं रह पाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसलिए कि हमारे देश में तो इतना ही सा पैसा है, बाकी तो दुनिया के ग्लोबल फंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दुनिया, इनको देश के लोगों को देखना चाहिए कि हमारे नहीं, देश के सपोर्ट, दुनिया के सपोर्ट से वो आगे बढ़े हैं। और दुनिया के सपोर्ट से अगर बढ़े, और एक से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल बैंक से सब ने उनको सपोर्ट किया विदाउट एक्सेप्शन, फंड हाउसेज, तो जाहिर है उनके अपना ड्यू डिलिजेंस, कांग्रेस के ड्यू डिलिजेंस से तो बेहतर ही होगा ना। कोई पॉलिटिकल कंपल्शन में कोई कंट्री अगर बिहेव करती है तो उसका अलग अलग रीजन हो सकता है। अरे हाथ इतना जल्दी मत उठाइए, बेचैन क्यों हो रही है अनुपमा जी, थोड़ा शांति रखिए, आपको मौका मिलेगा। मैं तो आपकी बात बहुत देर से सुना, अभी तो मैंने शुरुआत ही की, अभी आगे बहुत कुछ बताऊंगा। अरे सुनिए भाई, अभी और बहुत सारी चीज बताऊंगा आपको, जरा सा आपको भी एहसास होगा। ये लोग इस तरह के लोग हैं जो दो मुखौटा पहन के रहते हैं। आप जाइए, इनकी जब सरकार थी तो मध्य प्रदेश में इनके जो मुख्यमंत्री हटाए गए थे, क्या नाम उनका, वो नाम मैं भूल रहा उनका, वो उनके साथ पर्सनल रिश्ता, उनके साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनके स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप जाइए भाई, आप इसमें तेलंगाना में, वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब इनकी सरकार थी राजस्थान में तो वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जहां जहां भी सरकारें हैं वहां इन्वेस्टमेंट, प्लस 100 करोड़ का दान जो है, पॉलिटिकल डोनेशन, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये दो तरह के चेहरा क्यों दिखाते हैं? संसद में कुछ, अंदर खाने कुछ। देखिए, कम से कम इस तरह से देखिए, इस देश के व्यक्ति दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बन रहा है, उसको सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। उसका अगर उसके साथ कोई गलत करे तो अलग बात है, लेकिन आप गलत करते हैं बाहर और अंदर खाने आप उनके साथ हाथ मिला के रहते हैं, ये दोहरा मापदंड जो है आपका। आप मुस्कुराइए नहीं, दुनिया आप पे मुस्कुरा रही है, हंस रही है दुनिया की। कैसे लोग हैं, कीचड़ बाहर फेंकते हैं और अंदर जो है मलाई खाते हैं, वो लोग हैं आप लोग। वरना देखिए 100 करोड़ का क्यों ले लिया भाई, हल्के से पॉकेट में डाल दिया। अनुपमा जी यही सही है, बताइए क्यों तेलंगाना में डील किया, क्यों तमिलनाडु में डील किया, क्यों राजस्थान में डील किया था, क्यों मध्य प्रदेश में डील किया। अभी इतने सारे दस्तावेज मैं दे दूंगा एज ए बैंकर कि आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे। इसलिए मत बोलिए, अडानी पे बोलिएगा जितना, उतना देश के सामने आप एक्सपोज होते रहेंगे। इसलिए कि आपका सिर्फ एक ही चीज रहता है कि अपने फायदे के लिए किसी देश को भी बेचना हो तो बेच देंगे, ये आपका मंसूबा रहता है, और हम आपके इस मंसूबे को नाकाम करेंगे, ये जान लीजिए। दूसरी बात आप कह रहे थे कि सुनिए, अरे एक मिनट अनुमा जी सुनिए, बीच में नहीं बोलता हूँ। जफर जी बात खत्म कर लें, फिर अनुमा जी आपको लाता हूं काउंटर के लिए। अनुमा जी आपको लाता हूं काउंटर के लिए। जफर जी को बात खत्म कर लेने दीजिए। जफर जी संक्षिप्त में रखिए जरा, बाकी मैं मान। इतना बेचैन वही होता है जिसका ढंढन गोपाल रहता है, मतलब खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, वही अनुमा जी। मैं तो चुप से सुनता रहा, नहीं चुप से सुनता रहा, अरे चुप से सुनता रहा आपको, लेकिन आपकी बात देखिए बेचैन हो रही है, बेचैन। अरे भाई सुनिए ना, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप ही को एक्सपोज कर रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपया लेके कहाँ गए। दुनिया हंस रही है, आप मत हंसिए अपने पर, आप अपने पर भी हंसेगी, दुनिया तो हंसी रही है आप पे। अब आपका सुनिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप और एक और बात सुनिए, बेचैन होने से पहले सुनिए। अभी आपने सुना कि नहीं, जिनके साथ बैठते थे, अरे सुन लीजिए, अभी आपने देखा अखिलेश यादव जी की पत्नी जी ने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, ममता बनर्जी ने मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या आपकी नजरों में वो बेवकूफ लोग हैं, आप लोग अकलमंद है? नहीं, आपके नजरों में वो बेवकूफ लोग हैं।
तो उसकी आवाज इसी तरह से होती है जैसे आपकी होती जा रही है। अनुमा जी, आपकी आवाज नहीं आएगी जब तक जफर जी बोलते रहेंगे, क्योंकि आप स्काइप पर हैं। मुझे रखेंगे, आप अपनी पीसीआर को बोलिए, मुझे वर्सेस में ना रखें, जैसे ही रखेंगे फिर मैं बोलूंगी, ये बात याद रखिए। ये मुझे मैं चुप हो जाओ, आप बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं टोकूंगा। आपको देखिए अखिलेश यादव जी की पत्नी जी ने क्या कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, आज वो खिसिया रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, खींच रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, देखिए आप खिसियाहट तो आप लोग की है। अरे खिसियाहट तो आपके हर जगह हार के जो मुंह लटका हुआ है, तो खिसियाती बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आपको मीठे अंगूर भेज देना चाहिए। कच्चे अंगूर खा के आप लोग का मानसिक संतुलन खो रहा है। केवल अडानी और अंबानी के साथ है। आपको मीठे अंगूर भेजता हूँ, थोड़ा मीठे अंगूर खाइए, मुझसे अच्छी अच्छी बातें निकलेगी और हकीकत आपको अपनी हैसियत और हकीकत दोनों पता चलेगी। आप देखिए, ममता बनर्जी आपको नकार रही है। ममता बनर्जी ने आपको इनकार कर दिया, तो अब क्या चाहिए आपको अखिलेश यादव इनकार कर रहे हैं, आपको बाकी आपके घटक दल इनकार कर रहे हैं। आज देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आपको इनकार कर रहे हैं आपके साथ रहने में। अरे और महाराष्ट्र में चलिए ठीक है। आज अविश्वास पर बात कर रहे हैं, तो लौटूंगा आपके पास। निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनका मैं रुख करूंगा। निवान जी, आम आदमी पार्टी के अविश्वास का एक अलग ही खेल चल रहा है। केजरीवाल साहब शिकायत कर रहे हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम कटवा रही है, और दूसरा आपका अविश्वास कांग्रेस के साथ, आपका खासकर ऐलान हो चुका है कि भाई अब हम जो है विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव में तो आपने गलबहियां डाली थी कांग्रेस के, अब क्या दिक्कत हो गई? इस अविश्वास की वजह क्या है? जी अनुराग जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम क्षेत्रों में, केजरीवाल जी ने ये कहा है कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में ऐसी षड्यंत्र हो रहा है, जगह जगह ऐसा षड्यंत्र हो रहा है। छात्रा का एग्जांपल हमने दिया, जहां पर 11,000 से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता के कहने पे जो है वो अंडरग्राउंड अंदर खाते काटने की कोशिश हो रही है। वो तो हम लोगों ने पकड़ लिया, तो अब उम्मीद करते हैं इस पे कार्रवाई होगी। तुगलकाबाद का एक वार्ड है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, जहाँ पे 1137 वोट है, उसमें से 550 वोट, लगभग 40% वोट जो है इन्होंने कटवाने का लेटर दे दिया, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। जहां जहां जिस एरिया में वोट कटवाने की एक मास डिलीशन करने की एक्टिविटी चल रही है, वहां सभी जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के लेटर हेड पे हो रहा है ये काम। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है संविधान के खिलाफ। एक व्यक्ति का अधिकार है वोट करना। हमारे देश में वोट होगा तभी तो सरकारें चुनी जाएंगी, नहीं तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे कि जब रिजल्ट वाला दिन आएगा तब बीजेपी की बल्ले 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 बल्ले, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने सभी के तो वोट कटवा दिए। यही होगा, ये दिल्ली में नहीं होने देंगे हम। हमने समय रहते इस चीज को पकड़ लिया है, विद सबूत 3000 पन्नों के सबूत दिए हमने इलेक्शन कमीशन को, किस तरह से बीजेपी के लेटर हेड पे हजारों वोट काटे जा रहे हैं। और दूसरी बात आप संसद की कर रहे हैं। देखिए, संसद तो हमारे देश का वो पवित्र मंदिर है जहां पे जनता के भविष्य की रचना की जाती है, जहां पे जनता के भविष्य का निर्णय लिया जाता है। लेकिन क्या हो रहा है आज? सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि इतने लंबे समय तक जो है वो संसद अनप्रोडक्टिव रहे। आप किसी मुद्दे पे चर्चा कर लीजिए, जो मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता है उस पर यह चर्चा नहीं करते। आप किसानों के मुद्दे की चर्चा कर लीजिए, उस पे नहीं ये करेंगे। मणिपुर की कर लीजिए, उस पे नहीं करेंगे। इनके पूंजीपति दोस्त जो हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत खिला के टेंडर ले रहे हैं और जनता को महंगी बिजली बेच रहे हैं, उस पे नहीं करेंगे। आप संबल पे कर लीजिए, उस पे नहीं चर्चा करेंगे। आप महंगाई पे कर लीजिए, आप बेरोजगारी पे कर लीजिए। बीजेपी तैयार नहीं है संसद में चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये संसद में बिलीव नहीं करते हैं। ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव नहीं करते। इसी वजह से ये संसद चलने नहीं दे रहे हैं। नई संसद बनवा दी, आप कह रहे हो संसद में बिलीव नहीं करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा करिए ना। दिल्ली की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि होम मिनिस्टर को दिल्ली की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी, आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में चर्चा करते? क्या दिल्ली की जनता वेट नहीं कर रही कि उनके मुद्दे पर चर्चा हो संसद में? कब होगी आप बताइए? बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कब होगी दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा। अच्छा, कांग्रेस से अविश्वास की क्या वजह है, वो आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए, हमारा तो मुद्दों में विश्वास है। हम तो मुद्दों के साथ, जो मुद्दा जनता के लिए मुद्दा है, हम उस मुद्दे के साथ खड़े हैं। हर मुद्दे पर हम जनता के साथ खड़े हैं, उसमें चाहे कोई भी पार्टी हमारे साथ आना चाहे। जो मुद्दा जनता के फेवर का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी उस मुद्दे के साथ खड़ी है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वोट डिलीशन हो रहा है, क्या आप हमारे साथ खड़े हैं? हम कह रहे हैं कि क्या दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे संसद में डिस्कशन कब होगी? कब तक दिल्ली की जनता को इंतजार करना पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता ये मान ले कि बीजेपी जो है दिल्ली वालों की आवाज जब संसद में नहीं उठने देना चाहते? ये जवाब दे दे।
ठीक है, बड़ी खूबी से आप कांग्रेस पर अविश्वास की बात से कन्नी काट गए। चलिए मैं रुक कर लेता हूं अब दीपक रंजन का। दीपक रंजन जी, बड़े लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी ये इशारा कर रही है, तारिक लारी साहब तो जो नेता हैं आपके, वो इसी डिबेट में आकर कांग्रेस को 2% की पार्टी बताकर जा चुके हैं और एक डिबेट में उन्होंने कम से कम 7-8 बार ये बोला था इस तरीके से कि कांग्रेस 2% की पार्टी है। गठबंधन में थे, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ये बात की बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नौबत आ गई जो आपको इस तरीके के संकेत देने पड़े कि आप उस पार्टी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे जो आपकी साइकिल पर सवार है? देखिए अनुराग जी, आज जिस तरीके का रवैया जो है सभापति जी, राज्यसभा में सभापति और हिंदुस्तान के जो है उपराष्ट्रपति का जो रवैया था, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए इंडिया ब्लॉक के पास और कुछ नहीं बचता था। हालांकि हम जानते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम लोग को चर्चा करने के लिए इसमें मौका नहीं मिलेगा। जब जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे हम देखिए हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। और रहा सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी और नेशनल इश्यूज अपने उठाती रहेगी, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश वासियों का दुख दर्द हम समझते हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने कहा 10 तारीख तक जो है हम वहां के हालात, मतलब अडानी मुद्दे को आप नेशनल इशू नहीं मानते? नहीं, देखिए हमारे अडानी मुद्दा तो उठा ही रही है ये कांग्रेस पार्टी। भाई मैंने कहा नेशनल पार्टी, डिम्पल यादव जी का बयान है कि हम अडानी के साथ नहीं है, हम अडानी मुद्दे के साथ नहीं है। अरे भाई उन्होंने ये कहा, लेकिन हम भी तो आपसे कह रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश की मूलभूत समस्या, संभल पे आप क्यों पीछे भाग रहे हो? संभल पे चर्चा करें, संभल में लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं अभी तक फिट एंड फाइन हुआ? आप कह रहे हो 3 दिन का, आपने डीजीपी उत्तर प्रदेश के, इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के डीजीपी महोदय कहते हैं जिला आपसे संभाल नहीं रहा है, आप उत्तर प्रदेश संभालने की बात करो। मणिपुर पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो, महंगाई पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो, रोजगार पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो, स्वास्थ्य समस्याओं पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो। हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश का हाल जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई में जिस तरीके से पिछड़ गया है, उस पर आप चर्चा नहीं करो। भाई हम चाहते हैं कि नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठा रखा है, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे उत्तर प्रदेश वासियों की जो दिक्कत है, उस पर कब आप लेकिन समाजवादी पार्टी तो राहुल गांधी की संबल पर भूमिका को लेकर के भी सवाल उठा चुकी है। साफ कहना था समाजवादी पार्टी का कि भाई मौका था कि संसद में राहुल गांधी संबल पर कुछ बोलते, लेकिन वो संबल चले गए। नहीं, देखिए संबल आके जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, बात इस पर भी होनी चाहिए अनुराग जी। आगे संबल जो है, हमारे डेलीगेशन हमारा जब जाने लगा, वहां पे हमारे समाजवादी पार्टी का सबसे पहले डेलीगेशन बना, वहां पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पे डेलीगेशन बनाया भेजने के लिए। लेकिन हमारे जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, मुझे नहीं पता दीपक रंजन आप समाजवादी पार्टी में थे या नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी किसी को जाने नहीं दिया था। मैं सिंस 1990, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पे मेंटेन कर लिया गया था। इतना समय भी नहीं लगा था, और जो चीजें निकल करके आई, तो लॉ एंड ऑर्डर संभल में एक दिन के बाद दिक्कत क्या आई? लॉ एंड ऑर्डर एक दिन के बाद संभल में दिक्कत क्या आई? आप जाकर के देख लीजिए, किसी को डेलीगेशन को जाने दीजिए, अभी आपको यथास्थिति पता चल रहा है। डेलीगेशन क्यों जाएगा वहां पर? अगर अमन चैन शांति बनी हुई है, तो डेलीगेशन क्यों जाएगा? अमन शांति, अरे भाई अगर हम उनका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं, हम उनको सहायता राशि देने जा रहे हैं, आर्थिक सहायता करने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जब हुआ था तब भी तो भारतीय जनता पार्टी वाले दुख दर्द बांटने ही जा रहे थे। तो अच्छा, उस टाइम जाने जा रहे थे ये, और आज हमको नहीं जाने दे रहे हैं, ये क्यों, क्या दिक्कत है? उस टाइम ये पहुंच गए थे और जा रहे थे, ये जाने के लिए परेशान थे, लेकिन हम आज जाना चाह रहे हैं, हम उनका दुख दर्द बांटना चाह रहे हैं। 5 लोगों की मौतें हो गई कि जिस तरीके से वहां आप फुटेजेस आपने देखा, किस तरीके से जो है पिस्टल से पुलिस वाले जो है गोलियां चला रहे हैं, किससे किसकी मौतें, तो हमको जानने का अधिकार नहीं है। आज खौफ के साए में संभल वाले जी रहे हैं, वहां पे व्यवसाय पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, तो जाने देने में दिक्कत क्या, आप बता दीजिए क्या दिक्कत हो रही है इनको भेजने में? 10 तारीख आपने डेडलाइन दी थी, 10 तारीख के बाद में भी आपने जो है रोक लगा रखी है वहां पे। आखिर क्या छुपा रहे हो आप, क्या लिपापोती करना चाह रहे हो आप कि हम लोग अगर वहां पे जाएंगे, हम यथास्थिति से अगर हम अवगत होना चाहते हैं? 5 लोगों की मौतें हो गई, एक पार्टी हम लोग की राजनीतिक पार्टी है, अगर हम उनका दुख दर्द बांटने जाना चाहते हैं, अगर हम उनको सहायता राशि देना चाहते हैं, उनकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को इसमें क्यों दिक्कत हो रही है अनुराग जी? चलिए मलुक नागर जी से पूछ लेते हैं, सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है। मलुक नागर जी, क्या दिक्कत है वहां पर? ये संवेदनाएं प्रकट करने जा रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने जाना चाहते हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा, ये एक अलग तरह का अविश्वास है। ये देश संविधान से चलेगा अनुराग जी, और संविधान के अनुसार देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए भाई, ये कौन से संविधान में लिखा है कि कोई किसी का दुख दर्द बांटने नहीं जा सकता? ये बताइए। साहब पूरी बात तो करने दो ना।
आप पहले आधी लाइन पे ही बीच में आओगे तो फिर मैं नहीं आप बोलिए कि ये देश की संसद ने जो नियम और कानून बनाए हैं और इस देश का संविधान कहता है, और देश के संविधान के अनुसार जो देश के संसद में नियम और कानून बनाए हैं कि अगर किसी प्रदेश में पूरे झगड़े होने की और आग लगने की स्थिति आ जाए, चाहे प्रदेश छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस मसले को राजनीतिक लोग नहीं संभालेंगे। इस संविधान, इस फेडरल स्ट्रक्चर में उस देश के, उस प्रदेश की जो प्रशासन है वो संभालेगी। और आपने कहा कि जो मुजफ्फरनगर का, वो मेरी लोकसभा का हिस्सा था, कवाल गांव जहां पे वो हुआ, वहां भी ऐसे ही हुआ था। तो वो असली लड़ाई क्या थी कि संसद में समाजवादी पार्टी इस इशू को लूट करके ले गई और कांग्रेस वहां फिर अगले दिन हंगामा करती रही। और एलओपी का काम जो देश की संसद में होना चाहिए था, वो एक प्रदेश, दो प्रदेश, दिल्ली प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे आके 10-12 किलोमीटर जाम लगा के 7-8 घंटे तक के लिए वो ठप कर दिया। इसलिए वहां ज्यादा चीजें खराब ना हो, इसलिए वो रोका गया। जो आपकी बात का जवाब है। जो बात आ रही है अडानी की, अंबानी की, अरे सिंपल सी बात है, किसी विदेश में जहां एक आदमी ऐसा जो जॉर्ज सोरेस, जो उठ करके मरने के कगार पे है, जो मरने से पहले उस पूरे वर्ल्ड के कम से कम 10-12 देशों की इकोनॉमिक व्यवस्था को मार चुका, जो एक षड्यंत्र के तहत हमारे देश की इकोनॉमी को मारना चाहता है, जो कि किसी देश में केस बना, झूठा है सच्चा है, चलेगा नहीं चलेगा, सजा होगी नहीं होगी, जमानत होगी नहीं होगी, बाद में क्या होगा बाद की बात है। लेकिन उस खबर क्या था कि 2200 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई। अरे वो उस खबर की वजह से हमारे देश के लोग जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, 5.5 लाख करोड़ एक दिन और 35 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। देश की अर्थव्यवस्था को जो सोरेस मारना चाहता है, अडानी के कंधों पर चढ़ के हम सब की जिम्मेदारी बैठती है हमारे देश की इकोनॉमी को बचाने में। और जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो कंफ्यूजन है, जिसकी मुखिया, ये जिसके मुख्य लोग, वो अगर दूसरे लोग उससे अलग हटके जा रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी को मार रहे हैं ये लोग, और उसके इशू को लेके खड़ा होंगे, तो इनके साथ, कांग्रेस के साथ ना समाजवादी रहेगी, ना ममता रहेगी, ना लालू जी रहेंगे, ना वहां पे शरद पवार जी रहेंगे, और सारे ना केजरीवाल जी रहेंगे। सब अलग अलग हटके भाग लिए। इनको समझ नहीं आ रहा है कि देश के खिलाफ काम करने के जो तैयारी है, अपरिपक्वता या कंफ्यूजन की वजह से ये देश के खिलाफ, जहां देश की संसद में गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित सब की जो चर्चाएं होनी चाहिए, जो 14 दिन पहले ऑनलाइन क्वेश्चन फीड हो जाते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, शुरू में ही खड़े हो जाओ, हाय 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 हाय, चलने मत दो संसद को। अरे भाई क्या करना चाहते हो? देश के खिलाफ क्यों काम करना चाहते हो? देश की इकोनॉमी को क्यों मरवाना चाहते हो? सोरेस के साथ क्यों खड़े हो? अडानी का बहाना लेकर देश को क्यों मारना चाहते हो? सब देख रहा है देश, इसलिए देश में ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के साथी सब भाग लिए। इसलिए पूरे देश से कांग्रेस की पूरी साफ हो चुकी है। लोग वोट नहीं देना चाहते। अच्छे काम का भी विरोध करोगे, लोग देख रहे हैं, खराब काम का तुम पे टाइम नहीं है जो संसद में संशोधन में कोई अच्छा सुझाव दे सको। तो देश देख रहा है ये सारा। विवेक जी से मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, मलूक नागर जी, कि आपने ऐसा क्या कह दिया जो बड़ी देर से उनको हंसी आ रही है? देखिए, मैं मलूक नागर जी को किसान नेता के रूप में, आम आदमी के नेता के रूप में जरूर जानता रहा हूँ, सांसद रहे हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन इकोनॉमिस्ट के रूप में आज जब देखा तो मुझको थोड़ी सी हंसी जरूर आ गई। तो देखिए, पहले मलूक नागर जी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स तो समझिए। इस देश के अंदर शेयर बाजार में हजारों बड़ी छोटी कंपनियां होती हैं जिनका पैसा निवेश में होता है। कोई भी आर्बिट्रेरी कंपनी, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन आता है, सेबी का आता है, पुलिस का आता है, उसके डायरेक्टर्स के ऊपर फ्रॉड का आता है, कुछ भी होता है, शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है। तो क्या हम ये इन्वेस्टिगेशंस बंद कर दें, आप कहना चाहते हैं? किसी भी उद्योगपति और किसी भी उद्योगपति की इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्री को, कंपनी को, उसको क्वेश्चन ही ना किया जाए? Nobody should talk about it, क्योंकि भाई शेयर बाजार गिर जाएगा तो शेयर बाजार को ऊपर रखो। ये कोई लॉजिक नहीं होती है। आपने जॉर्ज सोरोस की बात कही, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। जॉर्ज सोरोस पहली बार भारत आए थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इनविटेशन पर। क्या आपको ये मालूम है? क्या आपको ये मालूम है? दोनों के एक साथ फोटो सेशंस थे और मीटिंग भी हुई थी। आपको शायद ये नहीं मालूम है।
2004 से लेकर के 2014 तक यहाँ पे यूपीए का शासन रहा। श्रीमती सोनिया गांधी थी उच्च पद पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही राहुल गांधी ही वाज इन हिज 30s, ये भी एक प्रोमिनेंट नेता थे। क्या उखाड़ लिया जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पे? कौन सा टाई अप था? कौन सा देश टूटा? कौन सा कश्मीर खंडित हुआ? अगर करना होता तो वो तो एक प्राइम टाइम था ना, कुछ गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। सभी लोग पेट्रियोटिक हैं, देश के बारे में सोचते हैं। वो महिला जिसके हस्बैंड श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनको लिट्टे ने उड़ा दिया सिर्फ इसलिए कि भारत को रीजनल सुपर पावर बना रहे थे, आज उनकी विधवा को कटघरे में खड़ा करके आप लोग कहते हैं साहब ये देश तोड़ रही है। वो 2 बच्चे जो उस वक्त अनाथ हो गए थे उनके बारे में आप ये कह रहे हैं। मिसेस इंदिरा गांधी जो दादी थी राहुल गांधी की, कितनी गोलियां मारी गिनती याद है मलूक नागर जी, या मैं गिनवाऊं आपको? तो इस तरीके के लूज स्टेटमेंट्स जो आज आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति दे रहे हैं, ये शोभा नहीं देते। जॉर्ज सोरोस सही है, गलत है, डिबेट का विषय जरूर हो सकता है। कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ मलूक नागर ही ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे रहे विवेक जी, समाजवादी पार्टी दे रही है, ममता बनर्जी दे रही है, आम आदमी पार्टी दे रही है, सबको कैसे समझाएंगे आप? नहीं, सुनिए, देखिए, नहीं, किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि मिसेस गांधी करप्ट है। किसने कहा है? अगर इंडिया अलायंस बना था, लोकसभा के लिए बना था, आगे भी इकट्ठा है, आज भी इंडिया अलायंस साथ है। अभी यूपी के अंदर इलेक्शंस हुए थे, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, अखिलेश की नेतृत्व में लड़ा गया। राहुल जी ने कांग्रेस के बिना अगर इंडिया अलायंस साथ है तो आप उसे साथ मान रहे हैं। कांग्रेस के साथ कोई पार्टी जाने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने को तैयार है, राहुल गांधी किसी को स्वीकार नहीं है। उन पर सबसे बड़ा अविश्वास है इंडिया गठबंधन। अब आप सुन लीजिए, जब इंडिया अलायंस बना था तो सबसे पहले 13 मेंबर की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनी थी। मैं आ रहा हूं मलूक जी, मैं जवाब लूंगा आपका। अनुराग जी काउंटर 10 सेकंड मुझे दीजिए, फिर आप बोलिए। देखिए, जब इंडिया अलायंस बना था उसमें सबसे पहले 13 मेंबर की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनी थी, उसके बाद 10 और कमेटियां बनी थी, उसमें मीडिया की कमेटी भी थी, सोशल मीडिया की भी थी, अनेकों कमेटियां थी। वो कमेटियां आज भी इंटैक्ट है, काम आज भी चल रहा है। कुछ स्टेट्स में हमारी मुख्तलिफ राय है, जैसे केरल हो गया, बंगाल हो गया, ये पहले भी था। हम केरल में कांग्रेस से लड़े थे, फिर भी हमने यूपीए को समर्थन दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को 65 लेफ्ट के मेंबर पार्लियामेंट्स ने समर्थन दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिया अलायंस का एक ही मोटो है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन और देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाए रखना। कांग्रेस सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है और उसका एक बड़ा योगदान इस देश में रहा है। हमारी कांग्रेस से बहुत सी मुख्तलिफ राय रही है। हमने यूपीए 1 में उनके खिलाफ भी हम गए, लेकिन उसके बाद भी यह मानना होगा दे हैव अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू मेक। और उस लेवल की नेशनल पार्टीज, बाकी नेशनल पार्टीज नहीं है अभी। ठीक है, समाजवादी पार्टी यूपी में एक मेजर प्लेयर है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 2027 का अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इंडिया अलायंस इकट्ठा लड़ेगा। कांग्रेस होगी उसमें? का सवाल है, मीटिंगें होंगी तो निर्णय ले लिया। कांग्रेस होगी उसमें विवेक जी? अरे कांग्रेस सब होंगे साथ सर, सब होंगे साथ। आप देखेंगे और होना जरूरी है अच्छे प्रजातंत्र के लिए। चाहे सरकार बीजेपी बनाए, एनडीए बनाए या इंडिया अलायंस बनाए। अच्छा, नेतृत्व कौन कर रहा होगा, राहुल गांधी या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन? देखिए, कन्वेनर आपस में मिल करके डिसाइड। अब जब आपने इतनी भविष्यवाणी कर दी है तो ये भी बता दीजिए, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा होगा, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? नहीं, इंडिया अलायंस का नेतृत्व कोई भी कर सकता है। इसमें राहुल गांधी भी नहीं अड़े हैं। अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, वो नहीं अड़े। जब प्रधानमंत्री बनना था तो मिसेस सोनिया गांधी नहीं बनी थी प्रधानमंत्री। जब देखा कि देश का एक सेंटिमेंट आ रहा है कि एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अनुराग जी काउंटर तो ले लो। हाँ, ले रहा हूँ। चलिए मलूक नागर जी काउंटर। देखिए अनुराग जी, विवेक भाई गोल घुमाने में और हरियाणा के चुनाव में जैसे राहुल गांधी जी ने जलेबी बनाई थी, ऐसे जलेबी बनाने में मास्टर है। इनको शायद पता नहीं है मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं। मैं जानता हूं। और इनको ये भी नहीं पता कि सुनो, इनको ये भी नहीं पता कि इनकी पार्टी कांग्रेस की दुश्मन है। इनके इस प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव लड़ते हैं। ये खुद ही षड्यंत्र के तहत शायद कांग्रेस को मारना चाहते हैं। मैंने सोनिया गांधी जी को भ्रष्ट नहीं कहा, मैंने कहा ये एक्शन देश के खिलाफ जा रहा है। जिस मुद्दे को लेके ये खड़े हैं, जैसे 370 पे गुलाम नबी जी के कहने से ये 370 पे खड़े हो गए थे। उनकी जम्मू कश्मीर की अपनी राजनीति देखनी थी गुलाम नबी ने, वहां कांग्रेस को जैसे मार दिया। विवेक जी कांग्रेस को बिल्कुल मरवाएंगे। मैं खिलाफ नहीं कह रहा हूं, जो इनके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के कोलिशन पार्टनर हैं वो खिलाफ कह रहे हैं। मुझे तो हमदर्दी है भाई इनसे, पर तुम एक षड्यंत्र के तहत मारना चाहते हो। मैं सिंपल आपसे एक बात कह रहा हूं
कि अडानी की भी जांच होनी चाहिए कि रिश्वत की कोशिश करी कि नहीं करी, अगर कहीं गलत है तो सजा मिलनी चाहिए। पर तुम ऐसी खबरों को जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी मर गई क्यों सपोर्ट कर रहे हो? और जहां तक बात है किसान की, चौधरी चरण सिंह किसानों के देवता, कांग्रेस ने सुनो किसानों के देवता चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने 3 साल से कुर्सी पे उतार दिया था। स्वर्गीय राजेश पायलट किसानों के देवता, उसको तुमने कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सचिन पायलट किसानों के तेज तर्रार, राहुल गांधी से भी बढ़िया नेता, उसको तुमने धोखा देके राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनको छल किया, उनका चेहरा रख के चुनाव जीता और गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। विवेक जी क्या कह रहे हो? देश के नेशनल टेलीविजन नहीं, ये तो देखिए रीजनल राजनीतिक उठापटक है ना पार्टी। चलिए ठीक है। राम कृपाल जी बड़े धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। राम कृपाल जी, सुनामी आई हुई है अविश्वास की। अब फेरिस को दोबारा दोहराए जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये राजनीति में जो नया ट्रेंड चला है अविश्वास का, ये राजनीति को किस तरफ ले जा रहा है और खासकर कांग्रेस की राजनीति को किस तरफ ले जा रहा है? देखिए, साहिर की एक लाइन है किसी फिल्म में, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशा मालूम नहीं। इतनी बार हारते रहे कि हो गया है कि अब हार से भी प्यार हो गया है। मैं समझने वाले समझ लें। मुझे एक चीज़ याद आता है कि इतनी जल्दी नेता लोग भूल जाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के, या कोई कह रहे थे कि जो ये इंडी गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस का, वो सिर्फ लोकसभा के लिए था। तो बताइए, आपको सबको भूल गए होंगे, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाकर के पड़े रहे, कमलनाथ के से सीट मांगते रहे और खुद उनका बयान था कि ये कहीं मुझे नहीं बताया गया है कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है। उनका बयान है ये बात का। तो बताइए, अखिलेश जबकि सारी मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते रहे, उनको ये पता नहीं था। आज कई प्रवक्ता कह रहे हैं ये तो सिर्फ लोकसभा के लिए था। खैर, वो बात छोड़ दीजिए। जो बात बेसिकली ये थी कि आज की तारीख में जो आपका मूल विषय था कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, उस पर अभी आपने एक बात कही थी कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर अपने ये रामगोपाल जी, उन्होंने कहा कि राहुल को बहस करनी चाहिए थी संभल पर सदन में, वो वहाँ जा रहे हैं। एक सीधी बात देख लीजिए कि दोनों में सिर्फ फुटबॉल इस बात की है, वो एक कह रहे हैं कि अडानी, एक कह रहे हैं कि संभल। बहुत क्लियर कट है। सब अपने वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं। आज की तारीख में जब खुद इंडिया अलायंस को एक चैलेंज मिला हुआ है, मुझे नहीं पता कि एक तरफ तो आप संगठन में हार के कगार पर हैं, दूसरी तरफ आप सदन में भी हारना चाहते हैं, संख्या बल भी जोड़ लीजिए, तो किसी भी तरह से ये जो भी सभापति, उनके खिलाफ में कोई प्रस्ताव विश्वास पास नहीं हो सकता। अभी महाराष्ट्र से हारे हैं, अभी इतनी बड़ी जो हार हुई हरियाणा के बाद महाराष्ट्र। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के कौन से नीतिकार हैं जो हर 2 महीने के बाद एक हार के लिए खुद तैयारी करते हैं, पृष्ठभूमि। तो अब आप सोचिए कि जो परिणाम आएगा आप खुद जोड़ लीजिए। और ये परिणाम अगर अविश्वास प्रस्ताव पर पोलिंग होगी, वोटिंग होगी, तो तय जान लीजिए कि इनके अपने धड़े में भी ये उजागर होगा। और जिन पर इनको अभी विश्वास था कि वो जो है अब बीजेपी के खिलाफ थे, हमारे पास आएंगे, उन पर हो जाए, वो भी नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं लगता। अभी ये जैसा मैंने कहा कि हमारा मन है, आपकी अपनी इच्छा है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों को हार से भी प्यार हो जाता है, तो बार जब कुछ दिन के बाद आप उसको देखना चाहते हैं, तो ये कांग्रेस समझ सकती है, कांग्रेस बताएगी। राज्यसभा में सुनते रहे जगदीप धनखड़ को बैठ करके। जी, आप चाहते हैं कि हम स्पीकर को सुनते रहे बैठ करके? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी मैं ये नहीं चाहता हूँ। 3 मिनट के बजाय 7 मिनट मिलता है। राज्यसभा तो बैठ ही नहीं रही है, सुनेंगे क्या? राज्यसभा में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर कुछ होता तो दिक्कत क्या थी? आवाज उठाएगी, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मैं सवाल उठाने की बात विवेक जी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि जो हकीकत है कि आप लड़ाई लड़िए,
लेकिन आप हारने के लिए ही क्यों लड़ते हैं? कोई बात नहीं, हारे अरे कभी जीतने के लिए भी लड़िए, विकल्प बढ़ने के लिए लड़िए। हर लड़ाई के बाद आप और दुबले होते जाते हैं, तो ऐसी लड़ाई का क्या फायदा कि आप लगातार कमजोर हो जाएं और आपके साथी भी आप पर हंसे। आज जो राहुल जी में अविश्वास व्यक्त किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि हर इलेक्शन में आप और कमजोर होते जा रहे हैं। यही तो कारण है ना, इसके अलावा और क्या कारण है? तो जिसके कारण आपके पड़ोसी आपको छोड़ रहे हैं, आप उसी राह पर और ज्यादा अपने को एक्सपोज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या सजेशन है कि जगदीप धनखड़ साहब के सामने के लिए के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव ना लाएं, वो रूलिंग पार्टी वालों को 0 आवर लाइए, हारने के लिए क्यों ला रहे हैं, मतलब ये है। नहीं एक बार प्रश्न कर लेने दीजिए। धनखड़ साहब की बात देखिए, धनखड़ साहब आप चाहते हैं लड़ाई, कभी भी लड़ाई लड़ी जाती है राम कृपाल जी अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने आदर्शों के लिए, कभी हार कह रहा हूं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं। कांग्रेस के बारे में एक लाइन और कह दूं, स्वदेशी जागरण कांग्रेस शुरू किया था बीजेपी। विवेक जी सुनिए विवेक जी, सुन लीजिए। विवेक जी, कांग्रेस के बारे में कभी कहा जाता था कि जीते तो मिनिस्टर, हारे तो गवर्नर, रिटायर हुए तो वाइस चांसलर, और अगर इसमें भी कहीं नहीं रहे तो सर्वोदय आंदोलन है। आज कांग्रेस कभी विशेष थी, शेष हुई और शेष है। इसको ध्वंसावशेष बनाने की अगर तैयारी है तो कोई बात नहीं है। नहीं अब अनुमा जी हम सदन के प्रांगण की तस्वीरें देखते हैं जिसमें कभी टी शर्ट होती है देश को नहीं बिकने दें, और कभी अडानी और मोदी जी के कार्टून होते हैं जिसकी टी शर्ट लोग पहने होते हैं, कभी मुखौटे लगाए होते हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, कोई अडानी का मुखौटा लगाया है और प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर गलभैया डाले हुए हैं। ये सब सदन के अंदर क्यों कर रहे हैं? आप जनता के बीच जाइए ना, ये सब लेकर के। तो जनता के बीच जब आप जाएंगी तो पता चलेगा कि ये स्वीकार्य है या नहीं है, इसे जनता मुद्दा मानती है या नहीं मानती है, कांग्रेस को क्या प्रतिक्रिया मिलती है इसकी। सदन में ये प्रदर्शन करने से क्या होगा? और सब हंसते रहते हैं, कोई इतने गंभीर मुद्दे पर सीरियस नहीं रहता। राहुल गांधी भी हंस रहे होते हैं, तमाम कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हंस रहे होते हैं, मौकरीसी कर रहे होते हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर कम से कम चेहरे की भाव भंगिमा तो गंभीर होनी चाहिए। अनुराग जी, बहुत गंभीर मुद्दों को लेकर जब भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसीलिए आज बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो आप जो बात कह रहे हैं, एक और आपसे सवाल पूछती हूँ, याद है आपको कुलभूषण जाधव कौन है? आज भी पाकिस्तान की जेल में हमारे ये नेवल अधिकारी सड़ रहे हैं। डीआरडीओ की जिसने मुखबिरी की थी आईएसआई के लिए, उस कुरुलकर को कौन सी सजा मिली, इसके बारे में जानते हैं क्या? देश नहीं जानता, हम नहीं जानते। दूसरी चीज और पूछती हूँ मैं आपसे, प्रज्वल रेवन्ना को कौन सी कड़ी सजा मिली है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? तो ये नहीं, आप खुद मान रही हैं कि नहीं जानती जनता इस बारे में, तो ये मुद्दे लेकर के जनता में क्यों नहीं जा रही कांग्रेस? ताज्जुब होता है आप सारा प्रदर्शन संसद के प्रांगण में ही क्यों कर रहे हैं? इन मुद्दों पर कोई बहस नहीं करते। आप क्यों नहीं पूछते कि हमारी नौसेना का एक पूर्व अधिकारी 7-7, 8-8 साल से पाकिस्तान की जेल में आज भी क्यों है? तो अगर आप इन चीजों पर सवाल नहीं करते तो कम से कम जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में करते हैं, आप लोग हाउस में कीजिए ना। भाई मुझे राम कृपाल जी सही कह रहे हैं कि मेरा काम यहाँ सवाल करना है, आपका काम सदन में सवाल करना है। अब संभल के मुद्दे पर राहुल गांधी को सदन में बोलना चाहिए था, वो बोले नहीं। जहां उन्हें सवाल करना है वहां से वो भाग जाते हैं, मैं तो यहाँ से नहीं भागा, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हर मुद्दे पर डिबेट करता हूँ। अब आप चाहेंगी कि आपके मन मुताबिक डिबेट हो तो वो नहीं हो पाएगी। बात कैसे होगी? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब भी सम्माननीय एलओपी खड़े होते हैं तो अमित शाह जी, राजनाथ जी, ये सब संरक्षण मांगने लग जाते हैं। अच्छा। कमाल तो ये है कि जब भी हमने कोई मुद्दे की बात, और हम हमेशा करते हैं, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, समय खत्म हो जाएगा। तो बन चुके हैं, तो देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी होनी चाहिए इस बात की, जहां आपका अमृत कलश है, जिस रावण की नाभि का अमृत कलश जहां है, हम उसी पर अटैक करेंगे। और उसी की बिलबिलाहट देखिए, न केवल सदन में बीजेपी के सारे नेता, पर हम यहाँ देखते हैं
कि पत्रकार भी, चैनल्स भी सभी अडानी को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ममता की जगह मीडिया आप ये बात कह करके आपने जो पत्रकारिता पढ़ी है उस पर सवाल उठा रही हैं अनुमा जी। आपने जो पत्रकारिता पढ़ी है उस पर ये सवाल उठा रही हैं आप, ये चैनल्स पर और सभी चैनल के एंकर्स पर सवाल उठा करके। मुझे तो बड़ा अफसोस है, आपने पत्रकारिता पढ़ने के बाद पत्रकारिता की नहीं, बेचारे किसी एक काबिल पत्रकार की सीट खा गई हैं आप, वरना हम उसके साथ काम कर रहे होते और वो सभी के लिए सवाल पूछ रहा होता, किसी एक पार्टी का प्रवक्ता नहीं बना होता, वो मेरी तरह खड़ा होकर के सवाल पूछ रहा होता कहीं। लेकिन अब मैं जफर इस्लाम साहब को आपके सवालों का जवाब देने का मौका देना चाहता हूं जी। सबसे बड़ी बात तो देखिए भाई, ऐसा है, हकीकत है कि आज कांग्रेस की जैसे ठीक है जो दुर्दशा हुई है उसके बारे में रामकृपाल सिंह अब जफर साहब का जवाब सुन लीजिए। सही कह रहे थे कि भाई अपने खाने अंदर खाने तो देखो, तुम खोखले हो लेकिन बाहर से तुम हवा बना के चलने की कोशिश करो, कितना दिन चलेगा। सुनिए, अरे भाई सुन जी, अनुमा जी बोलिए। हालात जफर साहब जवाब दीजिए। हाँ, हालात ऐसे हैं कि इनके अपने जो घटक दल हैं, आप उनकी भाषा सुनिए। अब आपने खुद ही बोला, 2 कौड़ी के क्या बोला आपने कि समाजवादी पार्टी, मैंने नहीं बोला, तारिक लारी साहब इस डिबेट में बोल करके गए थे। वही कह रहे, तारिक लारी साहब के बारे में 2 कौड़ी के लोग हैं। अब 2 कौड़ी के वो उनके ही घटक दल के, हम तो नहीं कह रहे हैं। अब उनसे पहले निपटिए कि आपको 2 कौड़ी का क्यों मान रहे हैं। अभी आपने देखा कि माननीय अखिलेश जी की पत्नी, धर्मपत्नी ने क्या कहा, बोले मैं नहीं चाहिए, इनसे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने नकार दिया इसे, बिल्कुल मतलब जैसे होता है दूर चीज वैसे कर दिया। अब आप सुनिए, लालू यादव ने कहा मुझे मंजूर नहीं कांग्रेस, न लीडरशिप मंजूर है, न राहुल गांधी की। कल तक तो कहते थे कि राहुल गांधी के जो बेटा है तेजस्वी यादव और लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के में बड़ा अच्छा गठबंधन है, समझ है, दोनों एक साथ नेतागिरी करना चाहते हैं। आज देखिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। भाई पहले अपने कुंभे को तो संभाल लीजिए, देश बाद में संभालिएगा, आज से देश संभालने वाला नहीं है। ठीक है जफर इस्लाम साहब, आपने जवाब दे दिया और मुझे लगता है कि आज की डिबेट को अब यहीं खत्म करना होगा, समय आगे इजाजत नहीं देता। कोई किसी पर किसी भी तरह का अविश्वास लाए, विश्वास करे या न करे, लेकिन सबसे अहम है जनता का विश्वास और जनता का अविश्वास। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।